प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 1। चलिए आज इसका 4 पार्ट है ये। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर पहले उन तीनों वीडियो को आप देखें, तब ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए आज मैं यहाँ पे वाष्पीकरण के बारे में समझने वाला हूँ। और एक बात और, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए आज हम इस पार्ट में, जो कि 4 पार्ट है, इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं वाष्पीकरण। इससे पहले मैंने बहुत कुछ चर्चा कर लिया था। तो देखिए वाष्पीकरण किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए आप देखे होंगे कई बार मटके है ना, मिट्टी के बर्तन में जब हम जल को रखते हैं तो कुछ देर के बाद वो वाष्पीकरण हो जाता है, यानी उसमें से जल क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाती है और वो हवा में उड़ जाती है ना। ऐसा आप कल्पना किए होंगे, देखे भी होंगे, आप कल्पना भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि क्वथनांक से कम, यानी कि आपको पता है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि जल पूरी तरह से गर्म नहीं होती, जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ रहे थे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर तो पानी बिल्कुल उबलने लगता है और बिल्कुल वाष्प बन करके उड़ जाता है ना। तो उससे थोड़ा सा कम ही तापमान रहना चाहिए। उसी तापमान पर द्रव जब वाष्प होता है, यानी वाष्प बदलने लगता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, है ना। यानी क्वथनांक से कम तापमान होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, किसके ऊपर निर्भर करता है वाष्पीकरण, आइए उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, आइए देखते हैं। देखिए यदि हम क्या करें, सतह क्षेत्र अगर बढ़ा दें तो क्या होंगे, और वाष्पीकृत होगी, है ना। जब किसी बर्तन में अगर पानी रखी हुई है, अगर हम उसका सतह क्षेत्र बढ़ा दें तो क्या होगी, वाष्पीकृत और ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और तापमान में अगर हम वृद्धि कर दें तो वाष्पीकृत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। आर्द्रता में कमी कर दें तो वाष्पीकृत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि पानी जो है सो वाष्प बनकर और ज़्यादा उड़ेगा। आगे है वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में वृद्धि कर दें, उसके ऊपर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण की दर, यानी कि तब भी आपकी वाष्पीकरण जो है उसकी दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चारों फैक्ट थे इसके, जिसके ऊपर निर्भर करता है वाष्पीकरण। और भी कुछ चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। देखिए वाष्पीकरण के कारण क्या होती है, शीतलता होती है। आप देखे होंगे जब हम लोग मिट्टी के बर्तन में जल रखते हैं, यानी मटके में, तो पानी क्या होती है, शीतल रहती है। इसका यही वजह है, वाष्पीकरण का ही वजह है। क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा, है ना, वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को वो पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, है ना। जो भी उसके सतहें होती है वहाँ से जो भी तापमान की जो ऊर्जा होती है उसको वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और इस तरह से आसपास के ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण ही वो क्या रह पाती है, जल शीतल रह पाती है। इसी को हम लोग शीतलता कहते हैं। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने है। आप देखे होंगे गर्मियों में कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, है ना। ऐसे भी गर्मियों में अलाउ करता है कि आप सूती कपड़े ही पहने, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, है ना। वो क्या करती है, जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो जो भी ऊष्मा होती है वो अवशोषित करती है, और हमारे जो पसीने होते हैं अंदर से, है ना, वो पसीने क्या करती है, वो अवशोषित करती है। और इस प्रकार से क्या होती है, देखिए आगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में हम लोग पिछले ही पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि जिस तापमान पर जब तक बिल्कुल वो वाष्प बनकर ना उड़े, उससे पहले तक जो भी उसमें तापमान होती है उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जब वाष्पीकृत ना हो उससे पहले तक जितनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वही कहा जा रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है,
इसीलिए हमारा पसीना ही इसमें क्या होती है, इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है और हमें ठंडा भी महसूस रखता है। इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के लिए कही जाती है। आइए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि बर्फीली जगह से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती है। आप देखे होंगे, आप किसी गिलास में आप क्या करें, बर्फीला जल लें, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें उसमें, या तो बिल्कुल ठंडी पानी उसमें डाल दें। आप देखेंगे, आप गौर किए होंगे कि गिलास की जो बाहरी सतह होती है वहाँ पे जल की बूंदे बूंदे नज़र आएंगी आपको, है ना। तो ये इसी का वजह है, मेन वाष्पीकरण का ही वजह है, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। उसकी जो ऊर्जा होती है ठंडे पानी में आकर करके ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जलवाष्प के कारण ही, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। और यह क्या होती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। पहले वो ठोस अवस्था में थी, अब वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। यही वजह है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इनके 3 मुख्य पॉइंट थे जिसको कि मैंने देखा कि इसका जो मेन फैक्ट है वह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के ही वजह से ऐसा होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्मियों के समय में या शुष्क दिनों में, है ना, जब ज़्यादा गर्मी ना हो ना तो ज़्यादा ठंडी हो, तो शुष्क के दिनों में भी क्या होती है कि कूलर हमें अधिक ठंडा प्रदान करती है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा कि वाष्पीकरण की दर तापमान में वृद्धि तथा आर्द्रता में कमी के साथ बढ़ती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहीं पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है सतह बढ़ाने पर, सतह के क्षेत्र बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि करने पर, आर्द्रता में कमी करने पर, और क्या, वायु की गति में वृद्धि करने पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि इसीलिए ऐसा कूलर हमको ठंड प्रदान करती है गर्मियों के समय में, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि कर देते हैं और तथा आर्द्रता में कमी हो जाती है ना। आर्द्रता में कमी के साथ बढ़ती है, क्योंकि कूलर का कार्य करना वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। जो कूलर हमको जो ठंडा प्रदान करती है वो वाष्पीकरण की ही प्रक्रिया पर आधारित है। अतः हमें क्या होती है, गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्मियों में आप देखे होंगे कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जैसा कि हमने अभी तुरंत डिस्कस कर रहा था कि गर्मियों के समय में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। आप देखे होंगे मिट्टी के बर्तन में क्या होती है कि पानी जब हम डाल देते हैं तो गर्मियों के समय में वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, घड़े की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। घड़े की सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पानी रिस कर, यानी कि उससे रिस कर क्या होती है, बाहर आ जाता है। आप देखे होंगे रिस कर धीरे धीरे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, घड़े, वहाँ पर देखे होंगे बाहरी सतह बिल्कुल भींगा हुआ रहता है ना। तो यही वजह है कि वो पानी क्या है, रिस कर बाहर आ गया और घड़े में रखा जल छिद्रों से अधिक तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, और छिद्रों के वजह से ही उसका माध्यम बन जाता है छिद्र, और उसी के माध्यम से वो क्या करती है, तेजी गति से वाष्पीकृत हो जाती है। और यही वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े तथा उसमें रखे पानी से ले ली जाती है ना। वो ऊष्मा क्या करती है, घड़े तथा उसमें रखे जो पानी है उससे ही ले ली जाती है, जिससे पानी क्या होती है, सहित सारा निकाय ठंडा हो जाता है। पानी सहित उसका जो सारा निकाय, उसमें जितनी भी सारी जगह हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एसीटोन या पेट्रोल या फिर इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ऐसा करके आप देखिए, आप अपने हाथों पे पेट्रोल लीजिए या तो इत्र, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, है ना। आप जैसे ही हाथों पर लेते हैं तो आपको ऐसा आभास होगा कि आपकी हथेली ठंडी महसूस होगी, है ना। आप देखना, अगर आप देखें तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, तो देखिए, ऐसा इसलिए हो पाता है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र के कण हमारी हथेली से पर्याप्त मात्रा में गुप्त ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकृत यानी कि वाष्पित हो जाते हैं। जैसे देखिए, हमारे हाथों में पहले से ही ऊष्मा होती है, ठीक है ना, इसके ऊपर ऊष्मा का प्रभाव होता है। जैसे ही हमारे वायुमंडल में हाथ रहती है ना, तो इसके ऊपर ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो हमारी हथेली पर जैसे ही पेट्रोल या इत्र वगैरह जैसे ही आते हैं हमारे हथेली पे, तो वो जो हमारे हाथों में ऊष्मा है उसको वो अवशोषित कर लेता है।
यानी कि वो अपने अंदर वो खींच लेता है, और हमारी सतह जिस भाग तक पेट्रोल या इत्र डाले हैं हाथों पे, उतने स्थान तक हमारे हाथ ठंडा महसूस यानी उसका अनुभव होता है, ठंडे का अनुभव होता है। वही कह रहा है कि हथेली पर ठंडे का अनुभव होती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हमें, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देखिए, आप देखे होंगे कि कप में अगर हम चाय पीते हैं और यदि प्लेट में हम चाय पीते हैं, तो कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध या फिर चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। इसका यही वजह है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि यदि हम लोग क्या करें, सतह बढ़ा दें, है ना। जैसे ही सतह बढ़ता है, जैसे देखिए कप की तुलना में अगर हम बात करें तो प्लेट का सतह बड़ा होता है ना। कप का जो सतह होता है वो छोटा होता है, सकरा होता है। तो प्लेट का जो सतह होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ा होने के वजह से क्या होती है, गर्म दूध या चाय क्या होती है, वाष्पीकृत जल्दी होती है, वाष्पीकरण बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण से ही गर्म दूध या चाय ठंडा हो जाती है, तो हमें पीने में क्या होती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हम लोग दूध या गर्म चाय पी लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं और पीने में हम लोग समय नहीं लगाते हैं, जल्दी पी लेते हैं। यही वजह है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कि कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिस कारण कप की तुलना में प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण होता है। उसमें क्या होती है, जल का अवशोषण अधिक होता है ना, सूती कपड़ों में। इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। और देखिए क्या होती है कि उसमें जल का अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है सूती कपड़ों में। और यही वजह है कि हमारे पसीना जो गर्मियों के समय में जो बहती है हमारे शरीर से, उस पसीने को वो क्या करती है, सूती कपड़ा अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या करती है, वायुमंडल में उसको आसानी से वाष्पीकृत कर पाती है। और यही वाष्पीकृत कर पाने के कारण से क्या होती है, हमारा शरीर शीतल भी महसूस होता है ना, हम अपने शरीर को ठंडा महसूस कर पाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अब देखते हैं कुछ आपके जो NCERT का जो बुक है। अब आइए हम इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके अभ्यास के जो प्रश्न हैं, आपके NCERT के बुक में चैप्टर समाप्त होने के बाद कुछ आपके सामने प्रश्न दिखेंगे। आइए उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। मैंने जितने भी सारी इस चैप्टर में अब तक जो भी डिस्कस किया, उन सारे चीज़ों को हम लोग इस प्रश्न में देखने वाले हैं। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न अभी होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में हम उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फैक्ट्स को आप समझ चुके हैं। चलिए तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है 300 केल्विन और दूसरा है 573 केल्विन। तो इसको हमको सेल्सियस में बदलना है। ये केल्विन में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी हम केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो आपको केल्विन के मान में आपको क्या करना पड़ता है, 273 माइनस कर देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन में हमने क्या किया, 273 को माइनस कर दिया, तो आपका 27 आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार 573 केल्विन में हम लोग 573 में 273 को माइनस किया, तो आया कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, यदि सेल्सियस में दे रखे और आपको परिवर्तित करना हो केल्विन में, तो कैसे करेंगे। देखिए तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे, यहाँ पे हमको जोड़ना है ना। तो देखिए आपके सामने दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 298 केल्विन। उसी प्रकार हम लोग 373 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, 273 इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 646 केल्विन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। आइए देखिए, आपके सामने कुछ प्रश्न दे रखे हैं और इसका हमको कारण बताना है। प्रश्न कहता है कि नेप्थलीन को रखा रहने देने पर, है ना, जब हम नेप्थलीन की बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम रख देते हैं कहीं, रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस
पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। अदृश्य मतलब अब हम उसको नहीं देख सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हवा में गैसों की तरह उड़ गई है ना। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसके कारण जानते हैं। तो देखिए, नेप्थिलीन ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट वो क्या होती है, ठोस से गैसों में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। और यही वजह है कि नेप्थिलीन ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा ठोस अवस्था से सीधे गैस में बिना द्रव बने बदल जाती है ना, जिस कारण यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, यानी अब हमें उसे नहीं देख सकते हैं, अदृश्य हो जाती है। तो यही वजह है, वो इसका मेन वजह है ऊर्ध्वापातन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमें इत्र की गंध यानी कि परफ्यूम की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों। आप देखे होंगे कोई अगर अपने शरीर पे अगर परफ्यूम लगा के रखा है तो आप अगर दूर भी बैठे हैं तो उसका परफ्यूम का आपको सुगंध आपको फीलिंग होता है। तो ऐसा दूर तक बैठे हुए भी हमें क्यों वहाँ तक पहुँच जाती है, ऐसा क्यों होता है। आइए, तो इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित हो जाती है ना। वायु के जो कण हैं उसमें वो मिल जाती है परफ्यूम के कण, और उसमें मिलने के कारण से यानी विसरित होने के वजह से ही वायुमंडल में वो फैल जाते हैं, और फैलने के वजह से क्या होती है, उसकी चारों ओर फैलने के कारण से ही हमें कई मीटर दूर भी बैठते हैं तो इसकी गंध हमें हमारे तक पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, जैसे जल, चीनी, ऑक्सीजन। और इसको व्यवस्थित करना है, आपको सजाना है इसको किस प्रकार, बढ़ते हुए क्रम में, आकर्षण के बढ़ते हुए क्रम में। आइए देखते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार सजाएंगे। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है, आकर्षण बल किसका सबसे अधिक होता है, तो ठोसों का आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। द्रवों का उससे कम होता है, गैसों का उससे भी कम होती है। तो हमको यहाँ पर उसके जो कण हैं, कण के बीच में जो आकर्षण है, उस आकर्षण के अनुसार से हमको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे पहले जिसका आकर्षण बल कम है पहले उसको हम रखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा है उसको रखेंगे, और जो सबसे अधिक आकर्षण बल जिसका है उसको रखेंगे, तब तो ये बढ़ते क्रम में होगा। तो आइए देखिए, तो ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जबकि गैसों के कणों में आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अतः बढ़ता हुआ जो इसका आकर्षण बल होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले देखिए, आकर्षण बल सबसे कम किसका होगा, तो ऑक्सीजन का होगा। उससे थोड़ा सा अधिक किसका होगा, जल का होगा। और उससे थोड़ा अधिक किसका होगा, तो चीनी का होगा। इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको व्यवस्थित कर दिया, उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसके बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया। आपको भी समझ में आ चुका होगा, है ना, कि गैसों की आकर्षण बल क्या होती है, कम होती है, और ठोसों की आकर्षण बल क्या होती है, ज़्यादा होती है उसके कणों का। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। आइए देखते हैं कि जल की भौतिक अवस्था, अगर जल 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो तापमान उसमें 25 डिग्री सेल्सियस है जल में, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर तापमान जल में है तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आइए इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल ठोस में बदलने लगती है ना, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव यानी कि गैसों में बदलने लगती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, ठोस में बदलने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होती है, जल जो है वो गैसों में बदलना शुरू हो जाता है। अतः 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच जल जो है द्रव अवस्था में ही रहता है। ठीक है, इसीलिए ए नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि जल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं बी नंबर का, जो बोला था 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे देखिए तापमान, इस तापमान पर यदि जल रहे तो इसका क्या भौतिक अवस्था होगी, तो जल 0 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में रहता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर या तो वो द्रव अवस्था में भी रह सकता है या तो ठोस अवस्था में भी रह सकता है, दोनों में 50-50 ऐसा बोल सकते हैं। आइए देखिए, और जल जो है 100 डिग्री तापमान पर, हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्वथनांक होता है, यानी कि उस पर वाष्पीकरण वो होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस से ही। तो इसीलिए उस अवस्था में कुछ तो द्रव भी रहेगा और कुछ गैसीय अवस्था में भी रहेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्टि हेतु कारण दें। आइए देखते हैं
यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है कि जल कमरे के तापमान पर द्रव्य है। जल जो है कमरे के तापमान पर द्रव्य है, ऐसा क्यों? आइए इसका कारण हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जल कमरे के तापमान पर द्रव्य है क्योंकि इसमें बहाव होता है। जलों में क्या होती है? बहाव होता है। और गैसों में जैसा कि हम लोग जानते हैं उसमें क्या होती है? फैलाव होता है। तो यहाँ पे अभी जल का बात किया जा रहा है, हम लोग जल के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो जल में क्या होती है? बहाव होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। जल का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में आप रख दो उसी आयतन का होगा, इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता है बिल्कुल। परंतु आकार इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखो उसका आकार, उस बर्तन का आकार वो ले लेती है, इसलिए आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए जल कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। आइए देखते हैं अगला आपके सामने प्रश्न है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। लोहे की जो अलमारी है कमरे के तापमान पर ठोस है। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अलमारी क्या है? लोहे की है, और लोहा जो है क्या है? वो ठोस अवस्था में रहती है, और ठोस अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है ना, कि ठोस जो होती है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और यह दृढ़ यानी कि कठोर होता है, और इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको असंपीड्य नाम रख दिया है। ठीक है, इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, यही वजह है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर क्या है? ठोस है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखिए, 273 केल्विन को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। इस तापमान पर क्या होती है? जब बर्फ पिघलता है तो यह वातावरण के गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ के ठंडा होने पर अधिक शीतलता का अनुभव होता है, जबकि जल के ठंडा होने पर शीतलता का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि यह वातावरण से उष्मा अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? देखिए, उबलते हुए जल में या भाप में, इन दोनों में किसमें जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है? आइए देखते हैं। तो भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है ना। भाप में क्या होती है? जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। जब भाप में आप अगर अंगुली थोड़ा सा रखोगे उसमें जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, और उबलते हुए जल में अगर आप हाथ डालोगे तो वहाँ पे उतना अधिक क्या होगी? जलने की तीव्रता महसूस नहीं होगी, क्योंकि भाप के कणों से अधिक मात्रा में गुप्त उष्मा निकलती है। भाप के जो कण होते हैं ना, उससे गुप्त उष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। यही वजह है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में क्या होती है? जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित चित्र के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने नीचे एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तित यानी कि परिवर्तन को नामांकित करें। यहाँ पे जैसा आपके सामने चित्र में दिखाया जा रहा है कि A, B, C, D और E और F ये सभी किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तित कर रहा है, आप क्या करना है? इसका नामांकित यहाँ पे समझाना है नाम दे करके कि किस प्रकार ये परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे कि A देख पा रहे हैं, जहाँ पे A लिखा हुआ है आपके सामने। A जो है क्या कर रही है? संगलन यानी कि पिघलने का काम कर रही है। यहाँ ठोस द्रव में बदल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ठोस जो है द्रव में बदल रहा है। जैसा कि आपके सामने एरो भी बना हुआ है, तीर का निशान एक, वो ठोस से द्रव बन रहा है। और वहाँ ऊपर में देखिए आपके सामने A लिखा हुआ है, तो वो ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि वो पिघलने का काम कर रहा है। उसी प्रकार B के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो देखिए B क्या हो रही है? B जो है, आप ऊपर में फिर से एक बार आप चित्र को बढ़िया गौर से समझिएगा, और उसी से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं आंसर देने का। चलिए देखिए, B जो है आपका वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पर द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, और C जो है संघनन हो रहा है, यानी कि यहाँ गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा है। आप C को इंडिकेट करके आप देख पा रहे होंगे, है ना। C जो है सो क्या हो रही है? गैस से
द्रव में परिवर्तित हो रही है, और डी जो है वो जमने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर द्रव जो है सो वो ठोस में बदल रहा है। आपको तीर से आपको इंडिकेट भी वहाँ पे चित्र में किया हुआ है, आप देख सकते हैं चित्र को भी। और ई जो है ऊर्ध्वापातन, यानी कि यहाँ पर ठोस क्या कर रही है, बिना द्रव की अवस्था में बदले हुए वो गैस में सीधे परिवर्तित हो जा रही है ना। तो ई जो है सो ऊर्ध्वापातन को दर्शा रही है। और अगला आपके सामने है एफ। एफ जो है वो निक्षेपण को दर्शा रही है। निक्षेपण किसे कहते हैं, जो कि गैस से सीधे क्या होती है, द्रव अवस्था में बदले बिना वो डायरेक्ट ठोस बन जाती है ना। तो वही यहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ पे गैस, यानी कि यहाँ गैस बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो एफ जो है सो निक्षेपण को दर्शा रहा है, ई जो है ऊर्ध्वापातन को दर्शा रहा है, डी जो है सो जमने की क्रिया को दर्शा रहा है, और सी जो है संघनन की क्रिया को दर्शा रहा है, बी जो है वाष्पीकरण की क्रिया को दर्शा रहा है, और ए जो है आपका संगलन यानी कि पिघलने की क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये सभी को आप समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पे चित्र पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आपका चैप्टर 1 जो आपका था साइंस, क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से मैंने कवर किया आपके लिए, है ना। ये चौथा पार्ट था आपका, इससे पहले 3 पार्ट मैंने बना चुका हूँ। ये चौथा पार्ट है। मैंने 4 पार्ट में इस वीडियो को कवर कर दिया। मैं इसके लिए एक स्पेशल एक ही पार्ट में सारे वीडियो को हम एक पार्ट में बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को खोजने में परेशानी हो जाती है। तो एक पार्ट में मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।